है, रिकॉर्डिंग शुरू हो गई होगी आई थिंक सो। हो गई ना? यस सर। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस आपकी ब्रेक हो रही है, आप रेवाड़ी में बैठ के भी आपके पास नेटवर्क कम है। चलो, अब वॉइस सबको क्लियर होगी मेरे हिसाब से। थोड़ी ईयरफोन दूर थी उस टाइम पे, लग रहा होगा कि ये वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। अब वॉइस सबको क्लियर होगी। चलिए, तो आज हम लोग जो आगे पढ़ रहे हैं, शुरू करें भाई? शुरू करें? यस सर। ओके, तो आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है रिलेशनशिप बिटवीन। लास्ट टाइम हम लोगों ने कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ एटम्स पढ़ लिए थे पर यूनिट सेल, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। आज हम लोग जो पढ़ रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब दो नजदीकी पड़ोसियों की दूरी। दो नजदीकी पड़ोसी कौन है? यहाँ एटम्स हैं, पार्टिकल्स हैं। रिलेशनशिप बिटवीन नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस एंड, इसको डी से दिखा रहा हूँ, एंड रेडियस ऑफ एटम। रेडियस ऑफ एटम को स्मॉल आर से दिखा रहा हूँ, एंड एज ऑफ यूनिट सेल। एज ऑफ यूनिट सेल को हम लोग ए से दिखा रहे हैं, ठीक है। इन क्यूबिक सिस्टम। अब अगर आप लोगों को याद हो थोड़ा सा, तो क्यूबिक सिस्टम कौन सा था? मैं पूछना चाहूंगा शुभम मित्तल जी से, क्यूबिक सिस्टम कौन सा था? शुभम मित्तल जी। शुभम मित्तल जी, मैं पूछ रहा हूं क्यूबिक सिस्टम कौन सा था? मेरी आवाज सबको क्लियर सुन रही है? और मैंने आपको परमिशन भी दे रखी है कि आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं। तो शुभम मित्तल जी बोलिए एक बार जल्दी से। सर जिसके हर वर्टिसेस पे एक एटम प्रेजेंट हो। अच्छा, हो गया? अब मैं बोलूं? हेलो। हाँ हाँ, सुन गया आपकी बात। ओके ओके, मेरी बात सुनना। क्यूबिक सिस्टम वो था मेरे भाई जिसमें सारी एज लेंथ ए बी सी तीनों एज लेंथ बराबर थी, और अल्फा बीटा गामा वो तीनों एंगल 90 डिग्री थे। क्यूबिक सिस्टम में हम लोग जो बात कर रहे थे, क्यूबिक सिस्टम में हम लोगों को पढ़ना था सिंपल क्यूबिक, हम लोगों को पढ़ना था फेस सेंटर्ड क्यूबिक, हम लोगों को पढ़ना था बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। अगर आप चेक करेंगे पीछे अपने नोट्स में तो आपको दिख जाएगा कि क्यूबिक सिस्टम में ये तीन ही थे, सिंपल क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, क्यूबिक सिस्टम मतलब वो जिसमें एज लेंथ तीनों बराबर हो, क्यूब की तीनों साइड्स जो है वो बराबर हो, a इक्वल टू बी इक्वल टू सी एंड अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू गामा इक्वल्स टू 90 डिग्री। उस क्यूबिक सिस्टम की बात कर रहा हूँ। वहां पे क्यूबिक सिस्टम में तीन टाइप की यूनिट सेल बनी थी, एक सिंपल क्यूबिक, एक फेस सेंटर्ड क्यूबिक और एक बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मैंने आपको उसी टाइम बोला था इस पूरे चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हम लोग क्यूबिक सिस्टम की ही बात करेंगे, ठीक है। चलिए, अब मैं सबसे पहले बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक की। सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं सिंपल क्यूबिक की। तो निशु सोनी, सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां कहां पर होते हैं? निशु सोनी सर कॉर्नर्स पर होते हैं। कॉर्नर्स पर होते हैं। सिंपल सर कॉर्नर्स पर। ठीक है, सिंपल क्यूबिक वो होता है जिसमें पार्टिकल जो हैं आर ओनली एट द कॉर्नर्स। पार्टिकल जो हैं
वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर हूं, आपकी कॉर्नर्स पर हूं, वो आपका सिंपल क्यूबिक सिस्टम का। ठीक है, ये हमने एक सिंपल क्यूबिक सिस्टम बना लिया। पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स। अब मेरी बात ढंग से सुनना, ठीक है। पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, सिंपल क्यूबिक वो जिसमें पार्टिकल्स जो हैं आर ओनली एट द कॉर्नर्स। और ये जो कॉर्नर्स पर रखे गए हैं, ये एटम, जैसे ये एटम है, ये एटम इस एटम से, इस वाले एटम से टच हो रहा होगा। ठीक है, मेरी बात ढंग से सुनना। मैं इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। ये इतने छोटे छोटे एटम नहीं है, स्फीयर वाले हैं बड़े बड़े। ठीक है, तो ये इस कॉर्नर का एटम इस कॉर्नर के एटम से टच हो रहा होगा। सारी साइड्स जो है वो बराबर है। मान लीजिए इस साइड को नाम देता हूं मैं ए। मेरी बात फिर तो बोल रहा हूँ, ढंग से सुन लेना। ये सारे एटम्स एक दूसरे के साथ टच हो रहे होंगे कॉर्नर वाले। ए वाला, ए कॉर्नर पे जो एटम है वो बी कॉर्नर वाले से टच हो रहा होगा। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस मतलब जो दो नजदीकी पड़ोसियों के बीच की डिस्टेंस, चाहे आप यहां से यहां चले जाओ, 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 वो सारी नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि सारी एज लेंथ सेम है। और पार्टिकल्स जो है वो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है, कॉर्नर्स पर। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या है, डी बराबर ए बी के बराबर। और ए बी क्या है, ए बी जो है वो यहाँ पर आपका ए के बराबर, जो आपने एज लेंथ मानी है। ए जो है एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल है। यहाँ पर म्यूट कर लें अपने आप को। एज लेंथ देखिए, मैं फिर बनाऊं, जैसे ये दो एटम है, ठीक है, ये एटम ए पॉइंट पर है, ये एटम बी पॉइंट पर है। तो इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है दैट इज नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। ये क्या हो गई, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। अब कहता हूं अगर मेरे से यहां पर रेडियस पूछी जाए, रेडियस ऑफ एटम पूछी जाए, तो आप लोग मेरे हिसाब से क्लियरली देख के बता सकते हो कि ये अगर डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस अगर पूरी डी है, तो रेडियस तो हाफ ही होगी भाई, देखो। ठीक है, तो रेडियस क्या होगी, d/2। तो r इक्वल टू d/2 मतलब a/2। ये सिंपल क्यूबिक के लिए रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशनशिप। राइट डाउन कर लिया हो तो आगे चलूं, और नहीं किया हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर एक बार थोड़ा नीचे कर दोगे प्लीज? नीचे या ऊपर? बस सर ऊपर रुके। बस, नहीं नहीं, नीचे नीचे, हाँ बस बस बस। ले लिया स्क्रीनशॉट? यस सर, थैंक यू। ओके। अब उस सिंपल क्यूबिक के बाद सेकंड नंबर जो आता है, वो सेकंड नंबर आता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। तो आदित्य हमें बताएंगे कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां कहां पर होते हैं। आदित्य जी, आदित्य आप क्लास में हैं, ये मेरे को पता है। फेस सेंटर पे पार्टिकल कहां पर होंगे, कॉर्नर्स पर। ठीक है, कि कॉर्नर पर तो होंगे ही होंगे, साथ के साथ कहां पर हो जाएंगे, फेस सेंटर। कि पार्टिकल्स जो हैं आर एट कॉर्नर्स as well as center of each face, center of each face। अविनाश प्रताप सिंह जी हमें बताएंगे
अगर मैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकालूं तो कैसे निकालूंगा? अविनाश प्रताप क्यूब सिंह के जी, वर्टिसेस बताइए कैसे क्यूब के निकालोगे? वर्टिसेस पे एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/8 हो जाएगा, तो उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एटम आ जाएगा। हाँ, और सर फेस सेंटर्ड पे एटम्स का कंट्रीब्यूशन 1/2 हो जाएगा, तो 6 फेसेस होंगे तो उसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और टोटल एटम्स 4 हो जाएंगे। बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया अविनाश प्रताप सिंह जी। ओके, चलिए ये हम लोगों ने एक यूनिट सेल बना ली। ठीक है, आप लोग बच्चे हैं, आपकी ड्राइंग काफी स्ट्रॉन्ग होगी, मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, मैं आपको +1 से बताता आया हूँ इस चीज को। ठीक है, ये हम लोगों ने यूनिट सेल बना ली। तीनों साइड्स जो है वो ए बी सी जो है वो बराबर है। मैं किसी साइड को यहाँ पर मान लिया मैंने ए सेंटीमीटर, यहाँ पर साइड है, या ए पिकोमीटर, जो भी, चलो पिकोमीटर में मिलती है तो पिकोमीटर मान लेते हैं। ठीक है, ओके। अब मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर पार्टिकल जो है वो कहाँ पर मिलेंगे? कॉर्नर्स पर मिलेंगे। यहाँ पर पार्टिकल जो है वो कहाँ पर मिलेंगे? कॉर्नर पर मिलेंगे, और साथ के साथ फेस के सेंटर पे मिलेंगे। ये दो क्यों दिखाए? एक इधर वाले फेस वाला, एक उधर फेस वाला, एक ये फेस सेंटर। ठीक, अब मेरे को आप ये बताइए, यहाँ पर मैं नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बताना चाहता हूँ, तो एक बात बताइए, कोई एटम जो है वो कॉर्नर वाले के ज्यादा नजदीक होगा या उसके फेस के सेंटर वाले के ज्यादा नजदीक? ये दो, देखो ये दोनों ज्यादा नजदीक हैं या फिर ये और ये नजदीक? बोलो, या फेस सेंटर वाले नजदीक तो हैं? सेंटर वाले के ज्यादा पास होगा। ठीक है, तो फेस सेंटर वाले ज्यादा नजदीक हैं। फेस सेंटर वाले। हाँ, तो इसको मैंने पॉइंट दे दिया नाम ए, इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने सी। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हुआ कि पूरा एसी नहीं, एसी नहीं, क्या एसी का क्या? हाँ, ढंग से देख लेना, मैंने इस पूरी डिस्टेंस को ए नाम दिया क्योंकि बीच में तो मैं डिस्टेंस कोई मान नहीं रहा, मैंने इस पूरी डिस्टेंस को ए नाम दिया, तो नजदीकी पड़ोसियों के बीच की डिस्टेंस क्या होगी? एसी का हाफ, क्योंकि फेस तो बीच, सेंटर तो बीच में होगा ना, तो एसी का क्या हो गया? हाफ। यहाँ तक क्लियर है? बोलो। यस सर। Yes, sir. अब Yes, sir. ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गई, देखो ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी पाइथागोरस थ्योरम में क्या लगाओ? AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यही होती है पाइथागोरस थ्योरम कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। यही होती है भाई पाइथागोरस थ्योरम। तो AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AP BC तो साइड है, वो सब क्या है? A है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो क्या हो गया? A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो AC स्क्वायर जो आपका आया तो किसके बराबर आ गया? किसके बराबर आ गया बेटा? 2A स्क्वायर के बराबर आ गया। तो AC क्या आ जाएगा आपका? यहाँ से AC आ जाएगा √2। यहाँ तक की बात क्लियर है? Yes, sir. Okay. अब आपका AC आ गया √2A। अब मैं AC आने के बाद मैं यहाँ पर नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिख सकता हूँ, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस लिख सकता हूँ। नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस क्या होगी? क्या होगी? D इक्वल टू AC का हाफ। AC का हाफ मतलब √2A/2। तो इसको क्या लिख सकता हूँ? क्या मैं इसको A/√2 लिख सकता हूँ? बोलो बोलो, लिख सकता हूँ या नहीं? यस सर। अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ रेडियस ऑफ एटम। Yes, sir. रेडियस ऑफ एटम, तो रेडियस ऑफ एटम जो है
वो क्या होगी, r इक्वल्स टू, वो क्या होती है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो आपने फाइंड आउट करी है उसका हाफ, तो उसका हाफ निकालोगे तो d का हाफ मतलब क्या हो गया, a/2। मेरा ये सब कराने का इसलिए मोटो है कि भैया इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलता है पेपर में, ठीक है। तो रेडियस ऑफ एटम जो है r इक्वल्स टू क्या हो गया, d/2, d/2 मतलब a/2। राइट डाउन कर लिया हो, नहीं किया हो तो मैं एक बार ऊपर कर देता हूँ, बोलो किसी करवाना हो, स्क्रीनशॉट लेना हो तो बोलिए, चलूं आगे। सर ले लिया। यस सर। ठीक है, उसके बाद थर्ड बात पर आते हैं, तीसरी जो चीज जिसके बारे में निकालना है वो थर्ड है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, तो हिमांशु हमें बताएंगे बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में क्या होता है। सर एटम सेंटर पे और कॉर्नर पे होते हैं। किसके सेंटर पे होता है, बॉडी। कितने एटम निकल के आते हैं जब आप पर यूनिट साइज में निकालते हो, सर 2। ठीक है, 2 सर 2। बहुत बढ़िया, particles are at corners as well as center of the body। ठीक है, चलो पार्टिकल्स आप कहाँ पर बताया गया, कॉर्नर पर और साथ के साथ बॉडी के सेंटर। ठीक है, अब देखिए एटम जो है वो ये एज लेंथ तो सबने बता दी, ए मानी है हम लोगों ने, ठीक है। ओके, अब इस पॉइंट को नाम देता हूँ ए, इस पॉइंट को नाम देता हूँ बी। अब पार्टिकल जो है वो कॉर्नर पे पहुंचेगा, उससे पहले बॉडी के सेंटर में पहुंच, ठीक है। बॉडी के सेंटर पे जो पार्टिकल मिलाता है वो बॉडी डायगोनल मिलाता है। देखो इस बॉडी डायगोनल हो गया, ये देखो ढंग से आप अपने ऊपर खुद में अपने कमरे में सोच सकते हो, बॉडी डायगोनल इस कोने से उस कोने में जाके मिलेगा ना। अगर इस कोने से आप इस, देखो मेरी बात सुनना, अगर आप इस कॉर्नर को मिला देते हो तो ये तो फेस डायगोनल हो जाएगा। इस कॉर्नर को दूसरे अपोजिट कॉर्नर से हम लोग मिलाएंगे, दूसरे हम लोग बॉडी डायगोनल, ठीक। तो पार्टिकल यहां पर पहुंचे, इस पॉइंट को नाम देता हूं मैं डी। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो होगी वो क्या होगी, d इक्वल्स टू, अब क्या है पॉइंट AD, ये पूरी डिस्टेंस AD है, मतलब उस AD का क्या, हाँ। अब भैया मेरे को तो AB तो पता है, AB है सेंटीमीटर, मेरे को AD तो नहीं पता, तो AD कैसे निकालें। AD निकालने के लिए पहले आपको यूज करना पड़ेगा AC का, इसका यूज करना पड़ेगा, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं आप ढंग से देखना, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी, बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज। तो इन ट्राइंगल ACD, इन ट्राइंगल ACD में AD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर।
अभी AC आपने ऊपर निकाला है, कितना आया था AC आपका? √2a आया था, अभी आपने ऊपर निकाला। √2a का स्क्वायर प्लस CD कितना है? CD तो लेंथ है आपकी a स्क्वायर, तो कितना हो गया टोटल? 3a स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो AD इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? √3a। बोलो AD इक्वल्स टू कितना हो गया? √3a। कोई दिक्कत? AD इक्वल्स टू कितना हो गया? √3a। बोलो, चलो आगे। अब कहता है हम लोगों को बतानी है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस जो है डिस्टेंस D, जो कि था क्या? AD का हाफ। AD का हाफ कितना, मतलब √3a/2। ये नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस आ गई। रेडियस ऑफ एटम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, रेडियस ऑफ एटम यहाँ पर हम लोग लिखते हैं, तो रेडियस ऑफ एटम R क्या होगा? डिस्टेंस का हाफ। डिस्टेंस कितनी आई है? डिस्टेंस आई है √3a/2 अपॉन 2, तो कितना आ जाएगा? √3a/4। बोलिए, यहां तक राइट डाउन कर लिया हो? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। बोलो, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो? यहां तक बोलो भाई। नो सर। नो सर। चलो आगे। यस सर। यस सर। सर एक बार थोड़ा सा ऊपर कर दो। ऊपर करवा ले, बिल्कुल करवा ले मेरे भाई, अच्छी तरह से ले। और ऊपर करूं? और ऊपर करो क्या? ओके, अब आगे चलते हैं। अब अगला जो टॉपिक है जो हम लोग पढ़ रहे हैं, वो अगला टॉपिक है पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा आपके एमसीक्यू में भी, इसको अच्छी तरह से देख लें। पैकिंग फ्रैक्शन एंड पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि हम लोग इतने दिन से बोल रहे हैं कि सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल जो है वो कॉर्नर्स पर होते हैं, बॉडी सेंटर में पार्टिकल जो होते हैं वो बॉडी के सेंटर में होता है कॉर्नर के साथ साथ, फेस सेंटर में पार्टिकल जो है वो कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पे होता है। तो इसका मतलब उन पार्टिकल्स ने जो जगह मिली थी उस जगह को क्या कर रखा है? ऑक्यूपाई कर रखा है। तो कहता है अगर कोई यूनिट सेल मिले, जैसे सिंपल क्यूबिक मिल जाए, बॉडी सेंटर मिल जाए, फेस सेंटर मिल जाए, तो वो एटम्स जो है वो उस यूनिट सेल का, उस क्यूब का कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है उन्होंने, उसे हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग। अगर उस चीज को फ्रैक्शन में बताया जाए तो उसे पैकिंग फ्रैक्शन कहोगे, और अगर उस चीज को परसेंटेज में बताओगे तो उसे पैकिंग एफिशिएंसी कहोगे। ठीक है, तो मैं क्या बोल रहा हूं, इस चीज को निकालने में आप लोग मेरी हेल्प करेंगे, इसलिए अपना नोटबुक, अपना पेन अच्छी तरह से लेके बैठे रहे। किसी से भी पूछ सकता हूं मैं। तो एक बार कौन, क्या नाम है, प्रेरणा प्रिंसी या फिर कोई भी बच्चा जो है +2 का, मेरे पास एक बार स्क्रीनशॉट भेजे जो जो बच्चे प्रेजेंट है क्लास में अभी एट ए प्रेजेंट, जल्दी। ओके। The percentage of total space occupied
the percentage of total space occupied by the particles is known as packing efficiency. Packing efficiency. ठीक है, कि कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया गया है पार्टिकल के द्वारा, उसे हम लोग पैकिंग एफिशिएंसी बोलते हैं। अगर उसको फ्रैक्शन में बताओगे कि द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड, द फ्रैक्शन ऑफ टोटल स्पेस ऑक्यूपाइड by the particles is known as packing friction. देखो, अगर उसे फ्रैक्शन में बताते हो तो वो पैकिंग फ्रिक्शन, और अगर उसे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो वो पैकिंग एफिशिएंसी बन जाएगा। ठीक है, ओके। अब ये भी हम लोग 1 बाय 1 निकालेंगे, सिंपल क्यूबिक के लिए, बीसीसी के लिए और एफसीसी के। राइट डाउन कर लिया? ओके, यस सर। ठीक है, मैं आपको एक सिंपल क्यूबिक का निकाल के दिखा रहा हूं। मेरी बात ढंग से देख लेना और उसके बाद फिर बात करें। सिंपल क्यूबिक का निकाल के दिखा रहा हूं, ढंग से देख लेना फिर बोल। सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स कहां पर बताए थे? पार्टिकल्स आर ओनली एट द कॉर्नर्स, ठीक है। पार्टिकल जो है वो सिर्फ क्या होते हैं? कॉर्नर। मैं पैकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिख रहा हूं। पैकिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम। ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल। ठीक है, इसको अपने आसान बनाने के लिए मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूं कि ऑक्यूपाइड वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? कितने एटम हैं, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। निकाल चुके हैं पीछे, एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम, इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम मतलब स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम। एक एटम की वॉल्यूम कितने होगा? एटम को यहाँ पर स्फीयर माना गया, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। यूनिट सेल मतलब कौन सा यूनिट सेल, कौन सा सिस्टम लेके चल रहे हैं? क्यूबिक सिस्टम लेकर चल रहे हैं। ठीक है, यहां तक राइट डाउन कर लिया हो तो मैं एक बार आगे चल रहा हूं। ठीक है, यहां तक। अब मैं कहता हूं कि देखिए, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, सिंपल क्यूबिक हो या क्यूबिक की जहां पर बात कर रहे हैं, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल, एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल कितनी है? ए है। पिकोमीटर में लेना चाहो पिकोमीटर में ले लो, सेंटीमीटर में लेना चाहो सेंटीमीटर, आपकी मर्जी। ठीक है, लेट द एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए पिकोमीटर। उसके बाद बोलता है सो वॉल्यूम क्या होगी? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अगर सारी साइड ए हो तो उस क्यूब की वॉल्यूम कैसे निकाली जाती है? आप तो मैथ के स्टूडेंट हो, कितनी होती है? अगर क्यूब की ए क्यूब, बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, ए क्यूब। ओके, अब मैं कहता हूँ चलो ये सेंटीमीटर ले लेते हैं, पिकोमीटर के लगते हैं, ए क्यूब सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब कहता है नंबर ऑफ एटम्स आपने पीछे निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने पीछे निकाले थे, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल कितने? सिंपल क्यूबिक में पार्टिकल्स होते हैं कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8,
आपने नंबर ऑफ एटम निकाल लिए थे कि एक नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें वॉल्यूम ऑफ ईच एटम की। ईच एटम, एटम किस तरह माना, स्फीयर की तरह से। स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है निशु सोनी? सर 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये स्फीयर की वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, हो गया काम सारा। क्या करना है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। पैकिंग फ्रैक्शन, फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ एटम 1 है जी, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम 4/3 पाई आर क्यूब है जी, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल ए क्यूब है जी। अब ए क्यूब और आर क्यूब को सेम करने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे पढ़ा, जस्ट अभी पढ़ा, सिंपल क्यूबिक के लिए r इक्वल्स टू a/2 मिलता है, पढ़ा है अभी जस्ट ऊपर। सिंपल क्यूबिक के लिए अभी जस्ट पढ़ा, तो a किसके बराबर हो गया, a हो गया 2r के बराबर, अभी जस्ट ऊपर पढ़ के आए। तो वैल्यू यहाँ पर रखनी है 1 × 4/3 पाई आर क्यूब, ए की जगह पर मैं रख देता हूँ 2r क्यूब, ए की जगह पे मैंने रख दिया 2r क्यूब। स्क्रीनशॉट ले लेना, ऊपर चल रहा हूँ मैं अगर किसी नहीं आता। उसके बाद क्या हो गया, 4/3 पाई आर क्यूब, पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 8r क्यूब। आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल, ये आ गया पाई/6, ठीक है। पाई की वैल्यू आपको पता होती है, सॉल्व करोगे तो 0.5233, ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा। पैकिंग एफिशिएंसी निकालोगे तो पैकिंग एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 0.5233 इंटू में 100 कितना हो गया, 52.33। ये सिंपल क्यूबिक की पैकिंग एफिशिएंसी। एक बात बोल देता हूं, जितने बच्चे इस टाइम पर इस क्लास में हैं वो अभी जो 20 मिनट का लेक्चर और होगा, क्योंकि मैंने देसवाल सर को बोल दिया 1:45 पे शुरू करें, ठीक है। तो अभी जो बच्चे हैं, क्योंकि मेरे पास जो आए हैं बच्चे, मैं उनसे ही क्वेश्चन पूछूंगा। वो बच्चों में से अगर एक भी बच्चा मेरे को एब्सेंट मिला तो फिर उसके लिए खैर नहीं, ठीक है। पैकिंग एफिशिएंसी तो ऊपर कर दो बा। बिल्कुल लो अदिति जी, लो शुरू से और ऊपर। यस अदिति और ऊपर, बस थोड़ा सा और, अब बस थोड़ा सा और, अब बस चलो यस नीचे कर दो। सर। अब देखो, अब काम क्या है कि मेरे को आप लोग तुरंत बॉडी सेंटर का निकाल के दिखाइए। लड़कियां निकालेंगी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, लड़कियों को थोड़ा मुश्किल दिया है मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक का, क्योंकि कैलकुलेशन इसमें थोड़ी ज्यादा है। लड़कों को निकालना है फेस सेंटर्ड क्यूबिक का। ठीक, अगर मीटिंग ओवर भी हो जाएगी, अभी 4-5 मिनट बच रही हैं, अगर मीटिंग ओवर भी हो जाएगी तो दोबारा ज्वाइन करने के साथ साथ आप लोग निकालेंगे। वीडियो सबकी ऑन हो इस टाइम पर, वीडियो किसी की ऑफ नहीं मिलनी चाहिए मेरे को, ठीक है। वीडियो सबकी ऑन हो ताकि जो कर रहे हैं वो मेरे को दिखते हो, है ना। ओके, देखिए अब बच्चा मैं बात करता हूँ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। मैं सीधा पैकिंग फ्रैक्शन के लिए लिख रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला लिखिए पहले। फॉर्मूला था कि नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं,
पर यूनिट सेल। अदिति सिंह, कल्पना, हिमांशु शर्मा, ढंग से मेरे साथ साथ करते रहना आप। इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, एक एटम की वॉल्यूम कितनी है, डिवाइडेड बाय, म्यूट करे ये जो बच्चा अनम्यूट है, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। यूनिट सेल यानी कि क्यूबिक सिस्टम। ठीक है, ओके। अब देखिए नंबर ऑफ एटम बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में आपको पता है 8 कॉर्नर होते हैं। एक कॉर्नर पे कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 1 कितना हो गया, 2 एटम हो गया। तो नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल 2। वॉल्यूम ऑफ ईच एटम इज 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। अदिति सिंह यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके, तो अदिति सिंह जी अब देखिए यहाँ पर a को चेंज करना है या r को चेंज करना, आपकी मर्जी है, आप किसी को भी चेंज कर सकते हो। अभी जैसे मैंने ऊपर रिलेशनशिप पढ़ा था, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए एक रिलेशनशिप आया था r इक्वल्स टू √3a/4 आया था अदिति सिंह। अदिति सिंह यस सर। आया था ये रिलेशनशिप ऊपर। अब यहाँ से यस सर। अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a की वैल्यू आएगी 4r/√3। ठीक है, तो ये a की जो वैल्यू है ना बेटा, ये आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो 2 × 4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 4r/√3 का क्या, क्यूब। ठीक है, अब इसको सोल्व करो। 2 × 4, 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे, पाई आर क्यूब, और ये 4r का क्यूब 64r क्यूब, √3 का क्यूब कहाँ चला जाएगा, ऊपर क्या आएगा, 3√3। बोलो अदिति सिंह जी, यहां तक दिक्कत? अदिति सिंह जी No, बोलिए। sir. नो। कल्पना आपको दिक्कत? नो सर। 8 कितना होता है, 8 8 जा, 60। हाँ, तो 4 2 जा 8, 8 जा 64, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3 से 3 कैंसिल, r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, क्या आ गया, ये आ गया √3 पाई/8। ठीक, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.679 या 68 ही लिख लेता हूँ, 0.68। ये पैकिंग फ्रैक्शन आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक के लिए। अब मेरे को इसकी पैकिंग एफिशिएंसी लिखनी, पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी, तो 0.68 into 100 कितना हो जाएगा, 68% पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, ओके ओके। अब चलते हैं आगे। अब फेस सेंटर्ड क्यूबिक में निकलवा दो, चलो वो भी निकलवा देते हैं, नहीं तो तीसरा है फेस सेंटर्ड क्यूबिक। फेस सेंटर्ड क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक में पार्टिकल्स कहाँ पर होते हैं, कॉर्नर पे और साथ में फेस के सेंटर पे। 8 कॉर्नर होते हैं, कंट्रीब्यूशन 1/8 प्लस 6 फेस होते हैं, एक फेस पे कंट्रीब्यूशन 1/2, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल निकाले थे 4। पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल into volume of each atom divided by volume of unit cell
यूनिट सेल या फिर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल आपने निकाल लिए 4, वॉल्यूम ऑफ ईच एटम मतलब 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज a क्यूब। अब आपने FCC के लिए पीछे निकाला था as r equals to a by 2√2। अदिति सिंह क्लियर है यहाँ तक? Yes, sir. तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2√2r, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर दीजिए 4 × 4/3 पाई r क्यूब, a की जगह पर मैं रख सकता हूँ 2√2r का क्यूब, ठीक है। अब 4 × 4, 3 कहाँ चला गया नीचे, पाई r क्यूब। अगर आप इसको बोलते हो 2√2 को 2√2 का क्यूब करोगे तो आएगा 16√2, करके देख लेना। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल, ठीक है। 4 4 जा 16 से 16 कैंसिल, क्या आ गया π/3√2, यही आएगा। किसी और ने निकाला हो, किसी बच्चे ने तो बोलो भाई। यस सर। यही आएगा π/3√2, तो इसकी वैल्यू आएगी 0.74, ठीक है। तो 0 पर लड़कियों ने फेस सेंटर नहीं निकाला था, लड़कों ने बॉडी सेंटर नहीं निकाला था, तो उन्होंने निकाल लिया होगा। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, पैकिंग एफिशिएंसी हो जाएगी 0.74 into 100 मतलब 74%, ठीक है जी। ओके, बोलो भाई, अरे बोलो। यस सर। एक बात यहाँ पर अपने याद रखना, पैकिंग एफिशिएंसी, FCC को CCPP बोल देते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी और HCP, इसका जिक्र मैं सबसे लास्ट में करूंगा इस चैप्टर के खत्म के बाद। HCP मतलब होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। एंड CCP मतलब होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्यूबिक क्लोज पैकिंग मतलब एक तरह से आपका FCC। पैकिंग एफिशिएंसी फॉर HCP एंड CCP दोनों के लिए 74%, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों को FCC बता दिया जाता है, HCP नहीं बताया जाता, लेकिन MCQ में HCP पूछ ले तो उसका भी पैकिंग एफिशिएंसी 74% होता है, ये आप लोगों को याद है, ठीक है। ओके, अब मैं आप लोगों को एक बात कह रहा हूँ, पहले मैं एक बार दोहराऊंगा, उसके बाद मैं आपको बोलूंगा। देखिए, आप लोगों का काम क्या है, आप लोगों को एक बात सोचनी है कि आप लोगों को इस तरह से स्फीयर दिए गए, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना, ठीक। मैं आपको एक जिक्र करता हूँ, आपको वो जिक्र, मेरी बात ढंग से सुनना, वो जिक्र आपको अपनी बुक में पढ़ना है एक बार, ठीक है। हम लोग जो कल पढ़ेंगे उसमें थोड़ा सा इसका यूज है, लेकिन हम लोग इसको डिटेल में इस चैप्टर के एंड में पढ़ेंगे, ठीक। ये टाइम खा जाएगा आपका सारा। चलिए, अब देखिए क्या कहता है कि जैसे मान लीजिए मैंने ये स्फीयर मेरे को दिए गए थे, मैंने एक लाइन में लगाया, ठीक है, ऐसे लगा दिए या फिर ऐसे लगा दिए, तो ये कितने डायमेंशन में है, 1 डायमेंशन में है या 2 डायमेंशन में? बोलो। फिर 1
वन डायमेंशन, वन एक ही डायमेंशन। एक्सिस में है ना, या तो एक्स एक्सिस में ले लो या इस तरह से ले लो, एक ही एक्सिस में, तो वन डायमेंशन में। इसे हम लोग बोलते हैं क्लोज पैकिंग, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। मतलब आप पार्टिकल्स को किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, क्लोज पैकिंग। ये सबसे पहली जो मैंने जिक्र किया ये है वन डायमेंशन। ये क्या है? वन डायमेंशन। आपने क्या करा, स्फीयर को एटम्स को एक दूसरे के साथ अरेंज करने की कोशिश कर रहे हो। अब इसमें देखिए ये स्फीयर मान लीजिए, ये वाला, ये कितने स्फीयर से टच हो रहा है? मैक्सिमम एक और ये दो, ठीक है। ये मैक्सिमम जितने स्फीयर से टच होगा, द नंबर ऑफ स्फीयर्स, ये डेफिनेशन तो लिख लेना, द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू द गिवन स्फीयर, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर। द नंबर ऑफ स्फीयर्स टचिंग टू द गिवन स्फीयर, तो उसे हम लोग उसका कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 2। ठीक है, ये चीज जो मैं बता रहा हूँ, ये चीज तो मैं आपको चैप्टर के एंड में नहीं पढ़ाऊंगा, जब भी बता रहा हूँ सुनने, इसलिए अपना आज पढ़ लेना, उसके बाद कोई डाउट हो तो पूछ लेना। अब कहता हूँ क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन की बात करें। टू डायमेंशन मतलब एक्स एक्सिस में भी हो और वाई एक्सिस में भी हो। तो एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में, ये देखिए मैंने सबसे पहले ऐसे रखा, ये एक लाइन रख दी, ये एक्स एक्सिस हो गई, ठीक है। इसके ऊपर रखता जाता हूँ, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, इसके ऊपर, फिर 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 इसके ऊपर। मेरी ड्राइंग थोड़ी कमजोर है, मैं आपको बता रहा हूँ। अगर इस लेयर को नाम देते हैं आप ए, तो ये लेयर भी क्या है? ए है। ये लेयर भी क्या है? ए है। इस टाइप को हम लोग बोलते हैं ए टाइप है, ठीक है। और ये स्फीयर क्लोज पैकिंग, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। अब मान लीजिए यहाँ पर ये स्फीयर चेक करें, तो ये स्फीयर कितने स्फीयर टच हो रहा होगा? इससे भी टच हो रहा होगा, तो 1 4 2 4 3 4, तो कितना कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया? कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 4, ठीक है। यहाँ पर अगर आप इनके सेंटर्स को मिला, जैसे इन दोनों, इनके सेंटर्स को मिलाता हूँ, इनके सेंटर्स को मिलाऊंगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? स्क्वायर मिलेगा। इस क्लोज पैकिंग को हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग बोलते हैं। अब दूसरी क्लोज पैकिंग को समझने के लिए सीधा सीधा एग्जांपल है कि आप लोग सब मार्केट में फ्रूट्स लेने जाते हैं, तो कभी देखा हो कि जैसे उसने एक लाइन ये संतरा की लगा रखी है, ऑरेंज वाली, ठीक है। तो आप मेरे को ये बताना, संतरा की या एप्पल की, जिसकी भी लगा रखी हो, तो वो अगली लाइन ऑरेंज की जिसके जस्ट ऊपर रखता है या इनके गैप्स में रखता है? गैप्स में। गैप्स में, ठीक है ना भाई, इसमें रखता है, इन गैप्स में रखता है। आपकी बुक में बहुत अच्छे डायग्राम बना रखे हैं, मेरे तो बुक से भी आगे लास्ट टाइम जब शेयर करूंगा तो बुक से करूंगा, मेरे को डायग्राम थोड़े कमजोर है, ठीक है। अब कहता है क्या होगा, अगर पहली लाइन ए है तो दूसरी लाइन बी, तीसरी लाइन फिर से ए, चौथी लाइन फिर से बी। इस टाइप को हम ए बी टाइप क्लोज पैकिंग, ठीक है। और यहाँ पर जब आप लोग देखोगे तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 6 आएगा। इस क्लोज पैकिंग को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। तो आज आपका काम यही है कि होमवर्क यही है आपका कि क्लोज पैकिंग इन 1 2 एंड 3 डायमेंशन जो है वो आप लोग पढ़ेंगे। इनके बीच में जो खाली जगह बचती है, देखो यहाँ पे खाली जगह बचती है, ये वाली, ये खाली जगह जो बचती है, ये वाली, ये, इस खाली जगह को हम लोग बोलते हैं वॉइड्स। अगला जो टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे वो वॉइड्स के बारे में ही है, मतलब वॉइड्स से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स आते हैं वही है। तो उससे पहले आज का काम आपका यही है सिर्फ कि आप लोग क्लोज पैकिंग इन 1 2 एंड 3 डायमेंशन पढ़कर आए। क्लोज पैकिंग 1 2 एंड 3 डायमेंशन वो आप लोग पढ़ गए।
ठीक है भाई।